हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 5.5। टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स स्ट्राइक्स अ रिजिड बॉल विथ अ सेम स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल्स। दो डायग्राम आपको दिए है जिसमें दो बॉल्स है। उसमें जो फर्स्ट बॉल है वो वॉल के साथ ऐसे स्ट्राइक हो रहा है इस डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ वो बाउंस बैक हो रहा है। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल। फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल मतलब एक तो हमें उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। देखो तो डायरेक्शन तो यहाँ से जैसे अपोजिट डायरेक्शन हमने ड्रॉ की है, तो आप जानते हो फोर्स बाय द बॉल ओबेज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या है, जो एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट ऑपोजिट होगी। बट सेकंड हमें जो फाइंड करना है वो है इम्पल्स। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इम्पल्स इज इम्पार्टेड टू द बॉल्स बाय द वॉल। तो इम्पल्स की थ्योरी में हमने देखा था इम्पल्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज। तो इम्पल्स आई है, चेंज इन मोमेंटम होता है डेल्टा पी। ठीक है, तो पहले लेते हैं हम एक्स एक्सिस के कंपोनेंट। देखो ये एक्स एक्सिस में ही जस्ट जा रहा है, वाई एक्सिस में तो कोई कंपोनेंट उसमें है नहीं। तो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट में पहले इनिशियल मोमेंटम कंसीडर करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट तो हमें मोमेंटम ही लेना है, बिकॉज इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम लेंगे, एक्स का कंपोनेंट है तो पी एक्स लिखेंगे, आई इज इक्वल टू, बताओ फर्स्ट कौन सा होगा, इस साइड पे जा रहा है तो एम यू होगा, पी इज इक्वल टू एम वी होता है, पर यहाँ पे अपनी इनिशियल वेलोसिटी यू दी हुई है। चलो भाई फाइनल भी सेम है। चलो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो पी एक्स और एफ लिख दो। इसमें माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम होगा बेटा डेल्टा पी। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो माइनस एम यू और माइनस इनिशियल दैट मीन्स माइनस एम यू, अल्टीमेटली हो गया 2mu माइनस 2mu। ठीक है, वैसे ही सेम अगर y कंपोनेंट्स आपने कंसिडर किया तो y कंपोनेंट्स में क्या आएगा, तो लेते हैं y एक्सिस कंपोनेंट्स, y एक्सिस कंपोनेंट्स। चलो ये हो गया बेटा इनिशियल मोमेंटम, ये हो गया पी सॉरी वाई इनिशियल, ये तो जीरो ही है क्योंकि वाई में तो कोई मोशन ही नहीं है। तो यहाँ पे हुई है फाइनल मोमेंटम। तो अगेन हो गया अपने पास पी वाई फाइनल इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा पी इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो अल्टीमेटली वो भी ज़ीरो होगा। डन। वैसे सेकंड डायग्राम, सेकंड बिलियर्ड बोर्ड है, उसका जो डायग्राम आपको दिया है, चलो ये बॉल है। ठीक है, अभी बॉल कुछ एंगल के साथ आ रहा है, फिर से यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है। चलो इनिशियल u है और फाइनल भी बेटा क्या है, u। ओके, चलो यहाँ पे कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे, यहाँ पे 30 डिग्री पे। ठीक है, ये हो गया अपना ये जो बिलियर्ड बॉल है उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। जब भी कोई एंगल का डायग्राम आता है तो उसके साथ कंपोनेंट्स कंसीडर किए जाते हैं। तो आप कंपोनेंट कैसे कंसीडर करते हो कि इसमें देखो इनिशियल और फाइनल स्पीड तो दोनों की क्या है, सेम। फोकस करते हैं कंपोनेंट्स पे।
चलो इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, ये लाइन हो गई एक्सटेंड। अभी देखो यहाँ से जब बॉल आएगा ये होल के साथ टकराएगा तो इसका जो फोर्स होगा वो अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में भी लगेगा, जो वॉल के पीछे की साइड होगा, ठीक है। तो ए तो वेलोसिटी कितनी है, u है। अगर ए एंगल 30 है तो ए वाला भी कितना होगा, 30। तो बोलो मोमेंटम का कंपोनेंट क्या होगा, mu cos 30। जिसके साथ एंगल फॉर्म होता है वो होता है cos, तो दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, mu sin 30। डन। वैसे ही सेम अगर यहाँ पे, क्योंकि ये फाइनल है, फाइनल कंपोनेंट है, ये बाउंस बैक होने के बाद जो आ रहा है वो, तो ए वाला कंपोनेंट क्या होगा, माइनस mu cos 30 होगा, क्योंकि इससे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ए वाला जिसका सेकंड कंपोनेंट है वो कौन सा होगा, mu sin 30। डन। चल अभी लेते हैं सेम एक्स एक्सिस के कंपोनेंट्स। इस डायग्राम में एक्स एक्सिस के कंपोनेंट्स, उसमें लेते हैं पहले इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम तो px और I बोलेंगे यहाँ पे। बताओ यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है हमारे पास, तो एक्स एक्सिस का इनिशियल कंपोनेंट कौन सा है, mu cos 30 है, क्योंकि ये इनिशियल ऐसे आ रहा था ना, तो ये इनिशियल कंपोनेंट है। चलो वैसे ही यहाँ पे फाइनल कंपोनेंट कौन सा होगा, फाइनल मोमेंटम, तो ये हो गया p x और फाइनल ये है माइनस mu cos 30। देखो ये फाइनल। वैसे ही सेम कि दूसरा है अपना y एक्सिस के, कंपोनेंट्स। पहला हो गया हमारे पास इनिशियल मोमेंटम, सेकंड हो गया फाइनल मोमेंटम। क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम। देते मोमेंटम पी वाई इनिशियल, पी वाई फाइनल। चलो दोनों सेम ही है, देखो एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी mu sin 30 होगा। सेम यहाँ पे भी बेटा क्या लिखेंगे, mu sin 30। चलो अभी इसमें चेंज ऑफ मोमेंटम लेते हैं, डेल्टा p, एक्स भी लिख सकते हो आप। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो माइनस mu cos 30 माइनस mu cos 30, तो माइनस 2mu cos 30 और माइनस 2mu cos 30 की वैल्यू है √3/2, 2 कैंसल, माइनस √3mu। ठीक है, ये फाइनल हो गया और इसका चेंज हो गया। वैसे ही अगर चेंज आपको लेना है डेल्टा पी वाई में, तो डेल्टा पी वाई में तो दोनों कंपोनेंट सेम है। तो जब भी आप चेंज लोगे तो डेल्टा पी वाई का चेंज क्या होगा, तो देखो इसका फाइनल कंपोनेंट और ये इनिशियल कंपोनेंट, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। अभी अल्टीमेट आपको पूछा है रेशियो ऑफ इम्पल्स, रेशियो ऑफ इम्पल्स। चलो पहले कितना था, माइनस 2mu था, याद करो। आगे हमने जब डिफरेंस लिया था और ये अल्टीमेट मिला आपको माइनस √3mu, mu कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, तो रेशियो आया 2/√3 का। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से कंपोनेंट कंसीडर करने के बाद आप मोमेंटम का चेंज या तो हम बोल सकते हैं इम्पल्स फाइंड कर सकते हैं। चलो अभी एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट 5.6।
डिस्कस करते हैं 5.6 के बारे में। 5.6 भी JEE और नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें FBD का कंसेप्ट है, फ्री बॉडी डायग्राम का। ए मास ऑफ 6 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ रॉप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम द सीलिंग। ठीक है, ये 50 न्यूटन, ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट P of the rope as shown in figure. What is the angle of the rope makes with the vertical in equilibrium? तो पहले यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिया हुआ है उसमें ऐसा है, एक्चुअल में रोप ऐसे होता है। ठीक है, कितनी लेंथ का है? 2 मीटर लेंथ का। तो ये जो 1 मीटर यहाँ पे रह गया और इसका मिड पॉइंट मतलब P पॉइंट है, और 1 मीटर जो है वो रोप यहाँ नीचे की साइड पे है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है, कितनी केजी का है? तो 6 केजी का है। ठीक है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक फोर्स है 50 न्यूटन का। तो आप जानते हो कि ए स्ट्रिंग है तो उसमें कौन सा टेंसाइल होता है? इस टेंसाइल को हम T1 नाम देते हैं। और यहाँ पे अपर की साइड, अपर साइड कौन सा होता है? T2 होता है। नीचे की साइड क्या होता है? Mg होता है। एक कंसेप्ट है फ्री बॉडी डायग्राम का। फ्री बॉडी डायग्राम का मीनिंग पहले तो क्या होता है, जिसको हम FBD बोलते हैं। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, उसमें एक्चुअल में ऐसा होता है कि ये पूरा डायग्राम है, उसको डिपार्ट करना होता है, उसको पार्टीशन कर दो। जैसे मान लो मैं इतना पार्ट ले रहा हूँ और इसको नीचे की साइड ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो, ये ब्लॉक हो गया। ऊपर की साइड टेंशन मैंने कितना लिया है? T2 जितना, और नीचे W जो है वो इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास? Mg जितना। तो T2 किसको बैलेंस करेगा? W को, और W इज इक्वल टू क्या है? Mg है। अभी M हमारे पास 6 है और ग्रेविटेशनल कितना है? 10 है। तो कितना न्यूटन हो जाएगा? 60 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 न्यूटन। तो T2 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही ये जो सेकंड है, ये जो पार्ट बचा है अभी, उसका एक FBD बनाता हूँ। FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो, एक ऊपर से आ रहा है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में बेटा टेंशन कितना लिया है? T1 जितना, और यहाँ पे एंगल कितना है? थीटा जितना। मान लो कंसीडर करते हैं थीटा। अभी यहाँ पे तो कितना था? T2 जितना था ऊपर की साइड पे। इसको बैलेंस कौन करेगा? नीचे की साइड जो T2 होगा वो। ठीक है, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो ए वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? तो याद रखो कि जब भी यहाँ पे थीटा कंपोनेंट होता है, यहाँ पे तो फोर्स कितना है वो दिया हुआ है अपने पास, कितना है? 50 न्यूटन का है। ठीक है, चलो, जब भी ऊपर की साइड ये थीटा बनता है तो ये T1 कोस थीटा होता है, जिसके साथ थीटा होगा वो कोस थीटा, और जिसके साथ नहीं होगा वो कौन सा? साइन थीटा। चलो, अभी इस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? 50। मतलब लिख सकते हैं T1 साइन थीटा इज इक्वल टू 50, और T1 कोस थीटा को बैलेंस कौन करेगा? नीचे की साइड, मतलब कौन सा फोर्स है? T2, और T2 की वैल्यू तो आप जानते हो कितनी है? 60। चलो, दोनों को डिवाइड करो तो T1 T1 कैंसिल हो जाएगा, साइन डिवाइड बाय कोस क्या बन जाएगा? साइन डिवाइड बाय कोस, तो टेन थीटा बन जाएगा। ये हो गया अपना 50 और डिवाइड बाय 60 कैंसल, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 5/6। आप कैलसियम में करोगे तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5/6, तो 0.8333। तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स
0.8333 तो थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, फिर से एक बार ये डायग्राम रिपीट करता हूँ। यहाँ पे बेटा जो स्ट्रिंग है उसका टेंशन कितना है, T1 जितना। यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, थीटा जितना एंगल फॉर्म हो रहा है। तो डाउन साइड जो है, डाउन साइड है वो कितना लगेगा, T2 जितना। चलो अभी T1 साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट T1 कोस थीटा, तो ये सेकंड कंपोनेंट T1 साइन थीटा, और ऑलरेडी यहाँ पे तो 50 है। तो याद रखो सामने जो फोर्स होते हैं एक दूसरे से बैलेंस करते हैं। तो T1 कोस थीटा किसको बैलेंस करेगा, T2 को। और T2 की वैल्यू तो 60 हमने यहाँ पे फाइंड कर दी है। अभी T1 साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, 50 न्यूटन को। दोनों को यहाँ पे डिवाइड कर दो और नेचुरल टेंजेंट के टेबल में देखो 0.8333 में कौन सा एंगल आता है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलो 5.7 कर देते हैं साथ में, वो फ्रिक्शन पे डिपेंड है। एग्जाम्पल 5.7, determine the maximum acceleration of the train in which a box laying on its floor which remains stationary। देखो एक बॉक्स है, ऊपर की साइड बेटा कौन सा होगा, नॉर्मल फोर्स होता है, और नीचे की साइड W = mg होता है। ठीक है, बॉक्स है और ट्रेन का फ्लोर है उसके ऊपर पड़ा है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो आपको दिया हुआ है, उसको μs बोलते थे, 0.15 डन। और g की वैल्यू आपको इसमें लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला था Fs मैक्सिमम लेस देन और इक्वल μsn। JW और नेट के लिए भी यूजफुल है फॉर्मूला, हाईलाइट कर देना। अभी F = तो ma होता है, लेस देन और इक्वल है, वहां पे हम इक्वल ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चॉइस कर सकते हैं, μs। और देखो n को तो बैलेंस कौन कर रहा है, mg, यहाँ पे mg लिख दो, हो गया mm। mx μsg, तो mx μs की वैल्यू 0.15 और ये 10, तो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, ओके। चलो तो यहाँ तक अपने 5.7 तक अच्छे से, मेन तो 5.5 जो है वो अच्छे से पढ़ना, 5.6, 5.5 और 5.6 के कंसेप्ट भी JEE नीट में आ सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।